रहे थे कि डीएनए का रिप्लिकेशन का अर्थ होता है प्रतिलिपिकरण। ये आप जान चुके थे कि एक डीएनए से दो नए डीएनए का निर्माण कैसे होता है। उसे हम लोग इंग्लिश में रिप्लिकेशन कहते हैं, हिंदी में प्रतिलिपिकरण कहते हैं। ये घटना कोशिका के अंतर्गत केंद्रक में होता है। अब रह गई बात, अगर कोई पूछता है आपसे कि बताइए रिप्लिकेशन की घटना कहाँ होती है, तो कोशिका के अंतर्गत में केंद्रक में होता है। बच्चों, ये रिप्लिकेशन के लिए कुछ कार्य विधि है और वो कार्य विधि के साथ साथ एंजाइम्स भूमिका निभाते हैं। यानी एक डीएनए से दो डीएनए होने में कुछ कार्य है और कार्य को संपन्न करने में एंजाइम मदद करते हैं। और डीएनए रिप्लिकेशन से रिलेटेड निम्नलिखित कार्य हैं। ये कार्य को बारी बारी से आप लोग को लेकर चलेंगे। जैसे 7 कार्य में पूरे डीएनए रिप्लिकेशन समाप्त होती है। अगर रिप्लिकेशन की परिभाषा पूछता तो शॉर्ट है कि एक डीएनए से दो नए डीएनए बन जाना डीएनए रिप्लिकेशन कहलाता है या डीएनए प्रतिलिपिकरण कहलाता है। लेकिन आइए प्रत्येक कार्य विधि को देखेंगे। जैसे डीएनए प्रतिलिपिकरण के लिए निम्नलिखित कार्य विधि और एंजाइम, कौन कौन से कार्य विधि हैं और कौन कौन से एंजाइम वो कार्य को संपन्न करने में भूमिका निभाते हैं, उससे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो कार्य विधि है डीएनए रिप्लिकेशन का, उसका नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियण। यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है वो किस प्रकार से सक्रिय होता है, उसे सक्रिय कौन सा एंजाइम करता है वो जानेंगे। बच्चों, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियण ये देखेंगे, ये घटना हो रही है डीएनए के केंद्रक में, कोशिका केंद्रक में। लेकिन कोशिका केंद्रक के अंतर्गत में कोशिका द्रव होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंतर्गत में न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, जो नाइट्रोजनी क्षार के आधार पर 4 वर्ग में बांटा गया था, इसे आप लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। यानी 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सारे न्यूक्लियोटाइड्स यानी चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स केंद्रक द्रव्य में मौजूद होते हैं। वो केंद्रक द्रव्य में मौजूद जो होते हैं किस रूप में होते हैं, वो आपको डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी मोनोफॉस्फेट के रूप में मौजूद होते हैं। मोनोफॉस्फेट के रूप में मौजूद होते हैं कहां? केंद्रक द्रव्य में। यानी डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गवानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स केंद्रक द्रव्य बिखरे होते हैं। अब काम क्या किया जा रहा है यहां पे, आखिर ये वाला कार्य में क्या होगी? देख रहे, मोनो के मतलब होता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक होता है। तो यहां पे स्थिति ये बनेगा, ये मोनो जो है उसे ट्राई में बदलना होगा। एक फॉस्फेट जो है उसे 3 फॉस्फेट में यानी कि 3 फॉस्फेट में बदलना होगा। ये बदलने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है बच्चों। वो एंजाइम के नाम है फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज नामक एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है? एटीपी के नाम आप लोग सुने होंगे। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से ये फॉस्फोराइलेज नामक एंजाइम जो है वो 2 फॉस्फेट को मुक्त कर देता है। बच्चों, आप लोग के ध्यान में होगा कि एक फॉस्फेट तो पहले से है जो हमारे केंद्रक द्रव्य में मौजूद था। अब 2 फॉस्फेट एटीपी से फॉस्फोराइलेज नामक एंजाइम मुक्त करवाया। तो आप समझ सकते हैं कि सर एक एटीपी से 2 फॉस्फेट आया और एक पहले से हमारे केंद्रक द्रव्य में मौजूद था न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में। तो एक ये हो गया और 2 आप देख रहे हैं कि यहां से फॉस्फेट अणु जुड़ गए हैं। तो 2 फॉस्फेट अणु और एक टोटल हो गया 3। हम कह सकते हैं कि अब जो है जो आपको DAMP था वो DAM की जगह पर T हो जाएगा, क्योंकि जब मोनो था तो M कर रहे थे, लेकिन अब ट्राई हो गया, इसके जगह पे क्या कहेंगे? T। DATP मतलब डीऑक्सी एडिनोसिन मोनो ना कहकर क्या कहेंगे? ट्राइफॉस्फेट। मतलब ये वाला घटना में क्या हुई, हमारे
कोशिका के केंद्रक द्रव्य में जो न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद थे वो मोनो के रूप में, मोनोफॉस्फेट के रूप में थे। यहां पे एक एंजाइम आता है, वो एंजाइम का नाम है फॉस्फोराइलेज नामक एंजाइम, और उसे ट्राइफॉस्फेट में बदल देता है और चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स को जहां पे मोनोफॉस्फेट था उसे ट्राइफॉस्फेट कर देता है। पहला काम कंप्लीट हुआ। और जैसे ही ट्राइफॉस्फेट में बदलेगा बच्चों, तो ये समझिए कि सक्रिय हो चुका है। यही सक्रियण करना था, सक्रिय करना था। तो सक्रिय का समझ आइए कि न्यूक्लियोटाइड्स में जो एक फॉस्फेट मौजूद होता है उसे 3 फॉस्फेट बदल देना। आई बदलने का काम किया फॉस्फोराइलेज नामक एंजाइम। कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या घटना होगी बच्चों। ये सारी प्रोसेस जो होती है वो डीएनए के कोई स्थान पर होता है, उसे मूल बिंदु कहा जाता है। ओडी भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ओडी भी। अगर बात करेगा यूकैरियोटिक के, तो यूकैरियोटिक में अनेकों ओडी होते हैं, अनेकों मूल बिंदु होते हैं, लेकिन जीवाणु और विषाणु की बात करेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्थान होता है, एक ओडी होता है, एक मूल बिंदु होता है। उसे हम लोग ओडीसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो स्थान जो है उसके कोशिका कला से सटा हुआ होता है। अब दूसरा कार्य विधि ये समझ में आ गया, हमको उम्मीद है कि पहला जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का जो सक्रियण है, इसमें एक मोनोफॉस्फेट जो है 3 मोनोफॉस्फेट बदल दिया। इसको बदलने का काम फॉस्फोराइलेज नामक एंजाइम किया। देखिए नीचे लिखे है समीकरण के रूप में डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट को ये एंजाइम आता है फॉस्फोराइलेज नामक एंजाइम, और आ करके इसे डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बदल दिया। सबसे पहला काम तो यही हुआ। इसमें सारी बात निचोड़ के इसमें लिख दी है। अब कहिए कि सर ये घटना को क्या कहेंगे? जब मोनोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट बदलता है तो घटना को क्या कहेंगे? इसे कहते हैं फॉस्फेटीकरण। फॉस्फेटीकरण या फिर इसे हम फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। फॉस्फेटीकरण या फॉस्फोरिलेशन भी कहेंगे। यानी पहला पॉइंट द एंड हुआ। अब ये दूसरा कार्य क्या है जिसके वजह से रिप्लिकेशन की क्रिया होती है? तो बच्चों दूसरा है डीएनए पूरा पराकुंडलन का आकुंडलन। यानी आप जानते हैं कि डीएनए मुड़ा हुआ रहता है, पूरा एक केंद्रक में जाकर के इस प्रकार से उलझा हुआ रहता है। डीएनए के अंतर्गत डीएनए जो है वो केंद्रक के अंदर उलझा हुआ, पूरा फंसा हुआ रहता है। तो ये दूसरा स्टेट में डीएनए पराकुंडलन जो पूरा कुंडलित हो चुका है। ऐसे भी आप जानते हैं कि डीएनए दक्षिणावर्त घुमा हुआ रहता है, दक्षिणावर्त घुमा हुआ रहता है। तो ये वाला स्टेप में क्या होगा, जो पराकुंडलन है उसे आकुंडलन, उसे सीधा करने का काम किया जाएगा। अब इसके लिए एक जिम्मेदार एंजाइम होता है। प्रत्येक कार्य विधि के लिए एक एंजाइम आएगा। इसमें आप देख रहे थे पहला में भी एक एंजाइम आया था, उसी प्रकार से यहां भी डीएनए पराकुंडलनों का आकुंडलन करने के लिए एक एंजाइम आया है, उसका नाम है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज इसका खास बात है बच्चों, आप जानते हैं जो खोलना जानता है वो बांधना भी जानता है। जो खोलेगा वो बंद भी करेगा, और जिसको जो खोलना ही ना है तो बंद करना आएगा। एंजाइम का एक खास रीजन है कि जैसे डीएनए जो होता है कुंडलन में रहता है, दक्षिणावर्त घुमा होता है, तो ये एंजाइम उसे सीधा करता है। क्या करता है? समय आने पर ये पुनः उसे क्या करता है? दक्षिणावर्त भी करता है। ये बता दे रहे हैं टोपोआइसोमेरेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के पराकुंडलन को खोलता है और समय आने पे उसे पुनः दक्षिणावर्त घुमा भी देता है। तो आइए यानी दूसरा भाग में देख रहे हैं दूसरे कार्य विधि में कि डीएनए जो पराकुंडलन होता है उसे आकुंडलन करने का काम करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये डीएनए है, ये पूरा दक्षिणावर्त घुमा हुआ है। टोपोआइसोमेरेज देख रहे हैं ना, ये एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। ये डीएनए पर आएगा और आकर के इसको सीधा करने काम कर, देखिए आपने सीधा किया है, यहां तक आ गया टोपोआइसोमेरेज। इधर सीधा हुआ कि नहीं हुआ? इधर सीधा हो गया। ऐसे करते करते जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टोपोआइसोमेरेज आगे बढ़ेगा, इसका पराकुंडलन आकुंडलन में बदलता जाएगा और बदल करके आखिरकार इस रूप में आ जाएगा, सीढ़ीनुमा आकार हो गया। कब? जब टोपोआइसोमेरेज का पार यानी इस साइड आ गया, यानी पार कर गया, तो ये एक सीधा सीढ़ी के जैसा बन गया। इसका पराकुंडलन खुल गया और ये एक सीधा 2 श्रृंखला का बन गया। ये दूसरा घटना में हुआ। यानी डीएनए पराकुंडलनों का आकुंडलन के मतलब होता है उसका श्रृंखला को सीधा कर देना। करने में, सीधा करने में एक एंजाइम है, उसका नाम है टोपोआइसोमेरेज, यही मदद करता है।
अब रहेगा तीसरा डीएनए द्विकुंडलनी का आकुंडलन, यानी आप देख रहे हैं कि डीएनए में दो कुंडलन है, कुंडलन का नाम रहता है 5' 3' 5' ये सब तुम जान चुके हो, 5वें चैप्टर से हर कैसे नाम जानते आ रहे हो कि डीएनए जो होता है दो श्रृंखलाओं का बना होता है। अब देखो तो सीधा तो हो गया है, लेकिन बच्चों ये नाइट्रोजनी क्षार की सहायता से दोनों कुंडलन आपस से जुड़ा हुआ है। तब ये जो तीसरा स्थिति देख रहे हैं डीएनए द्विकुंडलनी का आकुंडलन, अब यही दोनों कुंडलन क्या होगा, अलग होगा। कैसे अलग होगा, इसे अलग करने के लिए कोई एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम का नाम है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम, यह एंजाइम क्या करता है कि ये जो देख रहे हैं दो कुंडलन दो श्रृंखला ये आपस में नाइट्रोजनी क्षार के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करेगा, देखेंगे इस जगह पे आता है हेलिकेज नामक एंजाइम। दो श्रृंखला है 3' 5' 3' दो श्रृंखला है, दोनों पर देखिए यहाँ पे एडेनिन नीचे थाइमिन, साइटोसिन गवानिन, गवानिन साइटोसिन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं दोनों कुंडलन। तो ये हेलिकेज एंजाइम देखिए यहाँ ये हेलिकेज क्या कर रहा है, ये हेलिकेज एंजाइम जो है आगे के जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे नाइट्रोजनी क्षार को क्या करेगा, ऐसे तोड़ते चल जाएगा, तोड़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नाइट्रोजनी क्षार को क्या करेगा, तोड़ते चला जाएगा। अब बताओ बच्चों जब ये हेलिकेज आगे बढ़ते चले यहां तक आ जाएगा तो दोनों कुंडल जो है अलग अलग हो जाएगा, यानी 3' और 5' अलग और 5' और 3' अलग, यानी इस रूप में हो जाएगा। देखिए 3' 5' ऊपर चला गया और 5' 3' नीचे आ गया, टूट गया कि नहीं टूट गया, इस तोड़ने का काम कौन किया, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम दोनों कुंडलन को अलग अलग कर दिया। तो हमें विश्वास है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि डीएनए द्विकुंडलनी का आकुंडलन के मतलब होता है डीएनए के जो दोनों कुंडलन होते हैं वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसको अलग करने का काम हेलिकेज नामक एंजाइम करता है। तकलीफ है, चलिए अब देखिए इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद बच्चों आरएनए प्राइमर का संश्लेषण। जब दोनों अलग अलग हो गया तो क्या होगी आरएनए प्राइमर, क्योंकि आप जानते हैं सबसे पहले आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है तब जाकर के डीएनए बनता है, उसके बाद पुनः एमआरएनए बनता है, उसके बाद प्रोटीन बनता है। ये प्रक्रिया है जो आप पिछले क्लास में हल्का फुल्का जाने होंगे और विशेष जानकारी जो है इसके बारे में आगे के चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होती है। लेकिन फिर से आप समझेंगे हम क्या बता रहे हैं, इसके बाद आरएनए प्राइमर का निर्माण होगा। संश्लेषण के मतलब निर्माण होना, दोनों खंडों पर यानी दोनों कुंडलों पर किसका निर्माण होगा, आरएनए प्राइमर का। आप देख रहे हैं कि 3' 5' जो अलग हुआ तो सो है, नीचे 5' से 3' है। बच्चों आरएनए प्राइमर का संश्लेषण के लिए भी एंजाइम की जरूरी है, वो एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है, आरएनए पॉलीमरेज आता है। ये पॉलीमरेज क्या करता है कि इसके ऊपर में देख रहे हैं कि 5' से 3' की दिशा में, 5' से 3' की दिशा में एक स्टैंड के ऊपर में आएगा और आकर के ये आप समझ लीजिए कि आरएनए है तो आरएनए में एडेनिन की जगह पर थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आता है। क्या आता है, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आएगा और देखिए एडेनिन के सामने यूरेसिल आ गया, गवानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने गवानिन, और एक ये स्टैंड बनाया। और जो स्टैंड बना है बच्चों, ये स्टैंड को कहते हैं आरएनए प्राइमर। क्या कहते हैं, आरएनए प्राइमर ही बना रहा था ना, आरएनए प्राइमर। निचला पर भी दूसरा का पर 5' से 3' पर उसी प्रकार से ये आएगा और जुड़ जाएगा और जुड़ करके यहां भी आरएनए प्राइमर का निर्माण करेगा। मतलब डीएनए क्या स्टैंड बनाने से पहले आरएनए प्राइमर बनना जरूरी है, और आरएनए प्राइमर बनाने के लिए जो जरूरतमंद एंजाइम है वो एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉली प्रत्येक काम में प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग एंजाइम जिम्मेवार है। अब इसके बाद जानेंगे हम लोग 5वां पॉइंट देखेंगे, क्षार युग्मों का निर्माण। जब देख रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज बन गया, इसके बाद क्षार युग्म का निर्माण। जैसे दोनों अलग अलग स्टैंड हो गए हैं तो युग्म नाइट्रोजनी क्षार युग्म बनेंगे तब ना डीएनए बनेगा। इसके लिए क्या होगा, क्षार युग्म के निर्माण में एक स्टैंड ऊपर था और एक स्टैंड नीचे था। आप जान गए थे कि यहां पे कौन जुड़ा हुआ था, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ था। आरएनए जब पॉलीमरेज हुआ था तो नीचे में ये जो बना था आरएनए प्राइमर कह रहे थे। क्या कह रहे थे, अब इधर जो भाग बच गया उस पे आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज, ये डीएनए पॉलीमरेज आएगा
और आ करके क्या करता है कि इसके दूसरे स्टैंड को 5' से 3' के रूप में, अगर डीएनए के ऊपर में डीएनए पॉलीमरेज 5' से 3' की दिशा में 5' से 3' की दिशा में जुड़ता है तो सतत निर्माण करेगा। सतत, कंटिन्यूअस। सतत के मतलब कंटिन्यूअस, कहीं रुकने वाला नहीं है, लगातार बनाएगा। जैसे देखिए यहां से, क्योंकि ऊपरला हिस्सा जो है 3' से 5' है, तो निचला तो निश्चित है कि 5' से 3' बनेगा। अगर ये सिचुएशन रहता है कि एक स्टैंड 3' से 5' है, दूसरा स्टैंड 5' से 3' बनने वाला है, तो इसमें कंटिन्यूअस बनेगा। कैसे बनेगा? कंटिन्यूअस, कहीं रुकने वाला नहीं, सतत बनेगा। हमेशा याद रखिएगा कि डीएनए का जो एक खंड है वो 3' से 5' है, उस पर जो भी एक डीएनए पॉलीमरेज बनाने वाला है तो उस पर किस प्रकार से बनाएगा? सतत बनाएगा कि असतत? तो कहेंगे सतत बनाएगा, यानी 5' से 3'। बच्चों अब यह कहना है कि इससे जो भी खंड बनेगा, जो भी कुंडल बनेगा, जो भी श्रृंखला बनेगा, वो श्रृंखला क्या कहेंगे? अग्र श्रृंखला। क्या कहेंगे? यानी डीएनए पॉलीमरेज से जो भी श्रृंखला का निर्माण होगा वो श्रृंखला को अग्रक श्रृंखला कहते हैं। अग्रक श्रृंखला कहते हैं। अब कहिए सर दूसरा स्टैंड भी इसका बच गया ना, दूसरा स्टैंड है 5' से 3'। इस पे भी आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा था और आरएनए प्राइमर का निर्माण किया था। ठीक है, अब जो जगह बच गया था उस पर देखो तो 5' से 3' है और डीएनए पॉलीमरेज में निर्माण करता 5' से, तो ये बाबू ये उल्टा ना हो जाएगा। इसलिए यहां पे देखिए 5' से 3' बनेगा, लेकिन उल्टा रूप से आ रहा। तो क्या करता है ना, टुकड़ा में टुकड़ा करके आता। देखिए टुकड़ा में आया, यहाँ पे एडेनिन को लेके आया थायमिन के सामने, थायमिन के सामने एडेनिन को लेके आया, एडेनिन के सामने थायमिन को लेके आया, यानी टुकड़ा 5' से 3' इतना बन गया। अब पुनः डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर टुकड़ा में आता है, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, एडेनिन के सामने थायमिन, थायमिन के सामने एडेनिन लेकर के आता है, इसको जोड़ता है। ये भी क्या है? एक खंड बन गया। अगर अभी और रहता फिर खंड में जुड़ता, कब? खंड में, यानी असतत इसको कहते हैं। ये लगातार बना था, इसको कंटिन्यूअस कहते हैं। लेकिन यहां क्या है? असतत हो रहा है, टूट टूट के छोटे छोटे खंड बन रहा है, इसको कहते हैं हम लोग असतत। क्या कहते हैं? असतत। एक से जो खंड बन रहा है ना बच्चों, ये खंड के नाम है ओकाजाकी खंड। क्या कहते हैं? ओकाजाकी खंड कहते हैं। अब कहीं सर ये ओकाजाकी रहेगा कुछ है, फिर भी तो एक खंड बनेगा ना, एक श्रृंखला बनेगा ना, वो श्रृंखला को कहेंगे पस्त श्रृंखला। क्या कहेंगे? पस्त श्रृंखला। यदि अगर ओकाजाकी खंड आपस में मिल जाते हैं तो जाके पस्त श्रृंखला बनता है। अभी देख रहे हैं आप कि ये जोड़ा बन चुका, यहां भी नाइट्रोजन क्षार, यहां भी नाइट्रोजन, यानी जोड़ा बना कि नहीं बना? तो क्या कह रहा था? क्षार युग्मों का निर्माण, यानी क्षार युग्मों ने जोड़ा का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? अब कहिए क्या होगा सर? इसके बाद बच्चों स्थिति ऐसा होती है, कहिए कि देखिए सर ये जो डीएनए आरएनए प्राइमर है ये हट जाता है। गौर सुनने की बात है, आरएनए प्राइमर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। आरएनए प्राइमर जब हटेगा तो निश्चित है कि आरएनए पॉलीमरेज भी हट जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज हटेगा तो जगह खाली बच जाएगा। जगह इस तरह से एडेनिन है ना, ग्वानिन है, साइटोसिन, यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन है और नीचे में यूरेसिल है और साइटोसिन है और ग्वानिन है, यही ना है। ये क्या है? आरएनए प्राइमर है। हम क्या बोले कि आरएनए प्राइमर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। आरएनए प्राइमर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्यों हटा? क्योंकि हम लोग डीएनए बना रहे हैं, तो ये हटेगा तब पुनः डीएनए पॉलीमरेज यहां आएगा। इस जगह पे एडेनिन जगह को थायमिन, यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे ग्वानिन, और एक नया टेम्पलेट यानी एक नया रज्जु का ये भी निर्माण किया। और इसमें देखे कि सर जब बनेगा तो बीच में गैपिंग रहेगा ना, कि सर इसमें अगर आ गया डीएनए पॉलीमरेज और यहाँ पे एक खंड का निर्माण किया तो एक तो खंड इधर बना हुआ था और एक खंड यहाँ पे, सर दोनों में तो जगह बच गया खाली सर। और नीचे में क्या करे? यहाँ से भी हट जाएगा आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर यहाँ से भी हट जाएगा। तो सर यहाँ तो टुकड़े टुकड़े है ही है, इन्हें तो ओकाजाकी खंड बहुत सारे हैं और ये भी जो डीएनए बना है वो भी खंड ही है नहीं? तो इसको जोड़ने के लिए, ये पूरा स्टैंड को एक करने के लिए, ये वाला भी स्टैंड को एक करने के लिए एक एंजाइम है, उसका नाम है डीएनए लाइगेज। क्या नाम है? डीएनए लाइगेज क्या करता है कि टूटा हुआ खंड को क्या कर देता है? जोड़ दिया। तो देखो तो एक डीएनए बन गया,
इसका जो डीएनए बन गया, यानी क्या डीएनए बन गया, 2 डीएनए। अब एक अंतिम चरण है, सॉरी छठा चरण में क्या है कि आप देख रहे थे आप फर्स्ट चरण में कि एक फॉस्फेट को 3 फॉस्फेट बदल दिए थे, मोनोफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट बदल दिए थे। तो छठा चरण में क्या है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का मोनोफॉस्फेट में क्या करेंगे, क्या कि बन गया। हम इसको सक्रिय किए थे किस लिए कि ताकि पुनः हम लोग एक डीएनए 2 डीएनए कर सके। अब 2 डीएनए बन गया कि नहीं बन गया, तो पुनः इसे क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, पुनः पूर्व स्थिति में मोनोफॉस्फेट के चल जाएंगे। देखिए ट्राइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, यानी देख रहे हैं कि ट्राइफॉस्फेट के रूप में था एक पाइरोफॉस्फेट अणु, पाइरोफॉस्फेट अणु इसमें से क्या करता है कि 3 में से 2 अणु को पाइरोफॉस्फेट अणु में भेजने का काम करता है। पाइरोफॉस्फेट अणु में ये जो 3 को देख रहे हैं ट्राइफॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट में से 2 को फॉस्फेट के अणु कहां भेज दिया, पाइरोफॉस्फेट अणु में। पाइरोफॉस्फेट आई कौन भेज रहा है पाइरोफॉस्फेट अणु में, उसका नाम है पाइरोफॉस्फेटेज एंजाइम। पाइरोफॉस्फेटेज एंजाइम जो है ये इसमें से मौजूद 2 को फॉस्फेट को पाइरोफॉस्फेट अणु भेज देता। जब 3 में से 2 को भेज दिया पाइरोफॉस्फेट अणु में, ये एंजाइम भेजने का काम किया, तो क्या को बच गया, पुनः हो गया DANP, सब में एक हो गया ना। ये स्थिति पुनः पूर्वा स्थिति आ गया, कैसा स्थिति आ गया। अब इसके बाद एक लास्ट क्रिया विधि है, उसका नाम है नई डीएनए श्रृंखलाओं का निर्माण। जब 2 डीएनए बन गया है, क्या डीएनए बन गया है, जब 2 डीएनए बन गया है तो अब इसको क्या करें, हम बताए थे शुरुआत में ही कि जब ये खोलना जानता है टोपो आइसोमरेज तो मोड़ना भी। जब देख रहे हैं कि ये बन गया 2 सीढ़ी के जैसा, तो पुनः टोपो आइसोमरेज आता है और दोनों को क्या कर देता है, घुमा देता है। क्या कर देता है, दक्षिणावर्त क्या कर दिया, घुमा दिया। क्या डीएनए बना, क्या डीएनए, और यहां क्या डीएनए था, एक, यानी डीएनए रिप्लिकेशन में एक डीएनए से 2 नए डीएनए का बनना रिप्लिकेशन कहलाता है। और इसमें कितने चरण शामिल हैं, चरणबद्ध चरण की क्रिया होती है, 7 चरण है। 7 चरण के बावजूद जाकर के एक डीएनए से 2 नया डीएनए बनता है। कोई तकलीफ है, समझ में आया है। इसमें देखें प्रत्येक चरण को आप एक बार जाकर के फिर से आप देख सकते हैं, समझ में आया। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं ज्यादा होता है कि फास्ट बोल रहे हैं, तो आप रोक करके वीडियो को देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हम फास्ट बोल रहे होंगे, क्योंकि इतना लंबा था, लेंदी था, किसे बताने में बहुत काफी समय लग जाएगा, क्योंकि इसको टुकड़ा टुकड़ा करके बताया जाता है। हार्डली मतलब 2 क्रिया विधि के एक साथ, फिर एक क्रिया विधि के एक साथ, लेकिन 7 क्रिया विधि को बताने के चक्कर में थोड़ा फास्ट बोले हैं। तो धन्यवाद, थैंक्स।